फ्लोटेशन को प्यार देने के लिए और सपोर्ट के लिए थैंक यू। आज फिर लेकर के हम आपके लिए आ गए हैं एक और कैप्सूल क्लास जो आपके फाइनल एग्जाम्स या फिर आपके क्लास एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन एक बहुत ही मिस्टीरियस सा और एक बहुत ही जादुई टॉपिक हम लोग को इसको बोल सकते हैं। और फिलहाल आपको काफी टाइम हो गया है, अभी विंटर वेकेशंस आप लोगों ने निकाले हैं, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको एक वीडियो में समझने के लिए तुरंत मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी की। ओके, तो ग्रेविटेशन क्या है? देखिए, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सेलेस्टियल हो या नॉन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। अगर यही फोर्स अर्थ लगाती है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, जैसे अर्थ मेरे ऊपर जो फोर्स लगा रही है, या कोई भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, या कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा, उसमें अगर फोर्स वो लगा रही है तो उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ग्रेविटी, तो आप लोग यही बताते हैं कि अर्थ एक ऐसा फोर्स लगाती है अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसी फोर्स को ग्रेविटी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में डीपली बताया किसने? सर न्यूटन ने। क्या बताया उन्होंने? एक लॉ दिया जिसका नाम रखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ऐसा लॉ है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का आप लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इजी मेथड से निकाल सकते हैं। सोचो कितना ज्यादा इसमें दिमाग लगाया होगा उन्होंने कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप जुपिटर से लगा करके अर्थ में पड़े हुए छोटे से कंकड़ तक का आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं कि जुपिटर उस स्टोन में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, या मैं मुंबई में बैठे हुए किसी भी स्टार के आपस में हम लोग एक दूसरे में कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें थीम सुन लीजिए जरा। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? कहना यह है, इसका स्टेटमेंट यह है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखते हैं या आप सोच समझ पा रहे हैं, वो सभी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो दुनिया का मतलब सिर्फ हमारी अर्थ से नहीं हुआ, ठीक है, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, वो भी सभी लोग एक दूसरे में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी या प्लैनेट्स की स्टेबिलिटी क्या है? बनी हुई है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया कि सपोज करिए कि मान लीजिए दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास है m1 और दूसरे का मास क्या है हमारे पास? m2। ठीक है, और वो किसी एक d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, या d उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? d है। ओके, तो सर न्यूटन का कहना क्या था? पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 एंड m2। मतलब इन दोनों का जो मास का प्रोडक्ट होगा उससे क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, बहुत लाजवाब स्टेटमेंट दिया कि जो फोर्स लगेगा वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 1 में d स्क्वायर। इसी को बाद में कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर रूल। एक्चुअली ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में बहुत टाइम गैप था। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट दिया, फिर लोगों ने कहा अरे ये कैसे पॉसिबल है, मैं 60 kg का हूं, मेरे बगल वाला 80 kg का है, तो मास का प्रोडक्ट उतना फोर्स लगेगा, तब तो हम चिपक जाएंगे ना। तो इस स्टेटमेंट को फिर फॉलो करने के लिए क्या किया? एक और स्टेटमेंट दिया गया, और वो स्टेटमेंट क्या कहता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम। सपोज मैं अगर बात करूं कि मैं उस स्टार जो कि मुंबई में बैठा है, कोई भी XYZ, उसमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि दुनिया में जितने भी सेलेस्टियल या नॉन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो मैं उस स्टार को कितना फोर्स दे रहा हूं या वो मेरे ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि मैं खींचा चला जा रहा हूं मुंबई की तरफ, ऐसे घसीटता हुआ, खोपड़ी फूटती हुई, है ना, या वो खींचा हुआ चला रहा है, या आप लोग है ना वो आपस में चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं, टेबल क्यों नहीं चिपक जा रही मेज से, है ना, राइट। तो इसमें क्या किया, ये रूल जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसने बताया कि डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, इसी को क्या कहा जाता है? इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब साइन ऑफ किया जाएगा m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा d स्क्वायर, कहीं कहीं पर r स्क्वायर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्विक रिकैप है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। चलो, तो हमने एक कांस्टेंट दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा d स्क्वायर, where capital G is a constant which is used for the removing proportionality sign between force and this magnitude. Okay, capital G is constant value. अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब कि चाहे उसको ऊपर रखो, चाहे नीचे रखो, चाहे इधर रखो, चाहे उधर रखो, चाहे किसी भी मीडियम में रखो, किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो इसकी वैल्यू होगी, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजमेंट नहीं होगी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। मतलब अगर आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालना है तो आप फॉर्मूला लिखिए F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर, और फटाफट ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो रूल है वो कह रहा है। चलो, तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर में लेके चल रहा हूं तो d स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, यहां से जरा कैपिटल G की वैल्यू फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में d स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू कैपिटल G। और यहां पर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें अगर आपको पता है रखेंगे तो इसका एक मैग्नीट्यूडनल वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अभी यूनिट लिख देता हूं क्योंकि यूनिट तो पता नहीं है, चलो, है ना। चलो, यूनिट फाइंड करते हैं क्या होगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर। मास की क्या होती है, केजी इंटू में केजी, राइट ना। बहुत बढ़िया बात है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका जो एसआई यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये हो गई हमारे लिए क्या, इसकी एसआई यूनिट। ओके, और मैग्नीट्यूडनल कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है, ये करता है कि पहले तो हम लोग बात करेंगे कि अगर अर्थ में कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा अगर उनकी बीच की जो यूनिट डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर। ठीक है, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। कितना है, बी है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर। तो बताओ ये दोनों आपस में कितना फोर्स लगा रहे होंगे। बिल्कुल देखो बता सकते हो, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब अगर मैं कह दूं ये 1 kg मास के हैं, कितने के हैं, 1 kg, मतलब यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस। देखो यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट जो यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस के वो आपस में कितना फोर्स लगाएंगे। जरा देखो, तो जैसे ही F इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और m1 m2 की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 1, तो जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, विच इज वेरी लेस फोर्स, -11 लगा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है यूनिट मास यूनिट लेंथ के हैं तो आपस में बहुत ही कम, ना के बराबर फोर्स लगाएंगे। इसी वजह से अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका नाम ग्रेविटी है लगा रही है, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत कम फोर्स होता है, बहुत लेस फोर्स होता है। ठीक है, सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्पल जब गिर रहा था तो अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ मूव हो रही है, या कोई ऑब्जेक्ट जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ता हूं तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों जाता है। ठीक है, पहली चीज तो हम लोग बात करेंगे मास की। अर्थ का मास इस चौक की मास से क्या है, बहुत ज्यादा है।
ओके, तो अब अर्थ तो इसकी तरफ आएगी नहीं, ये अर्थ की तरफ जाएगी चौक। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है और अगर अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ लगा रही है, तो क्या मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा सेंटर की तरफ, या मेरे अंदर किसी भी तरह का मोशन होगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? तो नहीं होगा। इसका रीजन है क्योंकि वो बहुत लेस फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो हमारे पास जी है, या जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है वो क्या है, एक अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, next topic, which is Kepler law of planetary motion. You are already familiar with the Kepler word, right? क्या था कि जो प्लैनेट मोशन में है, जो मूव कर रहे हैं, ओके, तो उनका जो मोशन है उसके बारे में एक लॉ दिया गया, कुछ 2-3 पॉइंट बताए कि ये कैसे मोशन में है ना, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या कितना टाइम लग रहा है इनको मूव करने में। ठीक है, चलो देखो जरा क्या होता है। बाय द चांस मैं कह सकता हूं, पहला मान लो कि ये एक हमारे पास क्या है, एक ही होता है, सन है। क्या है, सन है। ओके, हंसता हुआ सन है ये। ठीक, ये सन है और इसके चारों तरफ ऑर्बिटल में जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि केवल ऐसे ही चक्कर लगा सकता है, ये है सन और इस सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सारे प्लेनेट। ना 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 ना, पता है वो कैसे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ इस तरह से उल्टा सीधा, इसको हेलिकल मोशन कहा जाता है एक्चुअली, और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं चक्कर लगाते हुए। अभी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम लोग प्लेनेटरी मोशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो केपलर ने क्या बताया कि जितने भी प्लेनेट हैं, ठीक है, वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इलेप्टिकल ऑर्बिट व्हाट, देखो थोड़ा पैराबोलिक, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से, ये जो ऑर्बिटल है इसको कहा जाता है इलेप्टिकल, सर्कुलर तो है ना। ओके, और कहता है कि अगर प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं और सन उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस में प्रेजेंट होता है, तो एक फोकस का मतलब क्या, यस बिल्कुल, इलेप्टिकल पाथ में हमारे पास 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, 2, F1 एंड F2। कहता है कि सभी प्लैनेट का अलग अलग इलेप्टिकल पाथ है और उस प्लैनेट के लिए सन किसी एक फोकस में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, प्लैनेट मूव कर रहा है, तो उसके लिए सन कहां पर होगा, मान लो ये एक फोकस में होगा, या हो सकता है कि वो इस फोकस में हो, कोई जरूरी नहीं कि इसी में हो। इसमें जरा देखो यहां पर अगर मैं क्या कर देता हूं, फोकस लेट कर लेता हूं F1, तो हो सकता है इसके लिए F1 है, इसके लिए F2 हो, इसके लिए F3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि एवरी प्लैनेट मूव्स ऑन द इलेप्टिकल ऑर्बिट around the sun and sun is present one of the sun is present one of the foci, right। चलो दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, दूसरा पॉइंट बताया गया कि जो प्लैनेट से सन को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, प्लैनेट से सन को जो लाइन जोड़ती है, अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखो मान लो ये हमारे पास इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये हो गया सन, ये कौन हो गया, ये हो गया सन, और ये है प्लैनेट, और एक ये लाइन है जो कि सन को क्या कर रही है, जोड़ रही है। जब आप 11th में जाएंगे ना तो इसको कुछ दूसरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें बहुत कुछ होता है, मैं आपको टू द पॉइंट बात बता रहा हूं जो आपने सीखा है। कहता है ये जो प्लैनेट है ना, वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि अगर ये प्लैनेट यहां पर आता है कितने t टाइम में मान लो, ठीक है, और ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है जो सन से इस प्लैनेट को जोड़ती है, इस लाइन के बिहाफ पे ये जो प्लैनेट होगा वो मान लो कुछ मीटर स्क्वायर कवर करता है, x मीटर स्क्वायर कवर करता है, तो अगले t टाइम में वो फिर से वापस कितना कवर करेगा, अगले जो t टाइम में होगा ना, तो वो कितना x मीटर स्क्वायर ही एरिया क्या करेगा, स्वीप करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझिए।
दूसरा पॉइंट बताया गया कि जिस लाइन से प्लैनेट सन को जुड़ा हुआ है वो उस लाइन के रिस्पेक्ट में इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल सी लॉजिक है। इसका मतलब ये कतई मत समझ लेना कि जो स्पीड ऑफ प्लैनेट है वो कांस्टेंट है। ना ना ना, इसमें स्पीड की बात नहीं हो रही, एरिया की बात हो रही है। ओके, स्पीड अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन चेंज होती रहती है। अगर मान लीजिए प्लैनेट सन से दूर है तो इसकी स्पीड स्लो होती है और वो ठंडियों का मौसम होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये प्लैनेट के नजदीक है, सन प्लैनेट से नजदीक में है, तो उस प्लैनेट की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। और दूसरी बात क्या कि वो समय गर्मियों का समय चल रहा होगा। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग डिस्टेंस पर क्या है, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी जब वो सन के नजदीक आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट ऑफ द केपलर लॉ, कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मैं कहता हूं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकिंग फॉर द क्यूब ऑफ द टाइम टेकिंग ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, जरा मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, प्लैनेट से सन तक की जो मीन डिस्टेंस होती है उसका क्यूब, ठीक है, उसका क्यूब उस ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट। मतलब इसका क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कहता है मीन डिस्टेंस का क्यूब इस प्लैनेट को रिवोल्यूशन करने में लगे टाइम से क्या होगा, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख क्या सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं कि आर क्यूब इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट सी लगा दिया मैंने, क्या कर दिया, टी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, या यहां से कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर। जरा एक चीज समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी मीन डिस्टेंस आर है सन से, वो अगर टी टाइम में क्या लगाता है, एक रिवोल्यूशन, एक राउंड पूरा करता है, पूरा एक चक्कर पूरा करता है, तो अगर इस क्यूब का मीन डिस्टेंस का मैं क्यूब कर दूं और उसमें लगे हुए टाइम का स्क्वायर कर दूं तो उनका रेशियो ऑलवेज क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज गिवन बाय द केपलर। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री फॉल। ठीक है, चलो व्हाट इज फ्री फॉल। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या करता है, किसी हाइट से गिरता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इस टाइप के मोशन को फ्री फॉल मोशन कहा जाता है। फ्री फॉल इज अ टाइप ऑफ मोशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सर्कुलर मोशन है ना, रोटेशनल मोशन, बहुत सारे मोशन पढ़ते हैं, वैसे जो फ्री फॉल एक टाइप का मोशन है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से टुवर्ड्स द सेंटर गिर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हो, तो इस तरह का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना, जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल, जैक फॉल डाउन, ऐसा एक स्टोरी थी। तो जैक जब गिरा ना तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरा, तो वो कौन सा मोशन कर रहा था, फ्री फॉल मोशन कर रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, मान लो किसी हाइट से, ये एक कोई बिल्डिंग है, क्या है ये बिल्डिंग है, और यहां से कोई चीज फ्री फॉल हो रही है, क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये गिर रहा है नीचे। तो जब ये नीचे गिरेगा तो अर्थ के पास आता जाएगा, ये क्या है हमारे पास, अर्थ है, तो अर्थ के पास आता जाएगा ना, देखो डिस्टेंस कम होती जाएगी तो अर्थ के नजदीक आता जाएगा। मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का वो इंक्रीज होता जाएगा। और किस रेट से इंक्रीज होगा, उसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें ए लगेगा कि नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन तो लगेगा ना जब स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ए को रिप्लेस करेंगे हम लोग यहां से स्मॉल जी से, विच इज एक्सेलरेशन बट ड्यू टू ग्रेविटी एंड विच इज इक्वल टू द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन दैट कि अगर कोई हाइट से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। Whereas अगर मैं इस चौक को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, नीचे से ऊपर फेंकूंगा, नीचे से ऊपर फेंकूंगा,
तो इसमें डी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, और किस रेट से होगा, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हो गया तो साइन क्या हो गया, चेंज। चलो बहुत बढ़िया बात है, फ्री फॉल आई होप समझ में आ गया होगा, आ गया। चलो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। चलो सबसे पहले तो बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो कि हमारे पास क्या रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे नोट करते हैं, स्मॉल जी से। वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि क्या है क्या ये है तो एक्सेलरेशन। चलो इसमें खास बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड फेंका जाता है, कैसा, अपवर्ड, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो जी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मोशन लग रहा है तो पॉजिटिव वर्क। बात समझ में आई कि नहीं। इसमें देखो क्या लग रहा था, अगेंस्ट लग रहा था तो नेगेटिव। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब रिलेशन पूछ लेता है कभी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो जरा देखो क्या होता है भाई, एफ इज इक्वल टू क्या, कैपिटल जी एम और स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। ये क्या है, एम और स्मॉल एम, भाई ये हो गया m1, ये हो गया m2। फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, F इज इक्वल टू m इंटू में a, प्लेस करो तो m इंटू में a इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया और a को रिप्लेस कर दिया G से, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई G की, G इज इक्वल टू आ गई कैपिटल G m1 अपॉन में d स्क्वायर या m अपॉन में d स्क्वायर, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने बताया कि कैपिटल G एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज नेवर चेंजेस इन एनी कंडीशन, बट क्या ये G जो स्मॉल g है, क्या ये कंडीशनली है, क्या ये चेंज होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, बिल्कुल होगा। ये जो G है स्मॉल g, इसकी वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, जरा वेरिएशन देख लीजिए स्मॉल g में। अगर हम बात करें पोल्स की, तो पोल्स में अर्थ की रेडियस क्या होती है, कम होती है, और अगर अर्थ की रेडियस कम है तो जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम इन द पोल। वेयर एज अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर में जो रेडियस ऑफ अर्थ है इन द कंपैरिजन ऑफ पोल वो ज्यादा होगी, तो रेडियस ज्यादा तो फोर्स कम, इनवर्स स्क्वायर रूल याद आया कि नहीं याद आया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं हाइट की बात करूं, सपोज दैट ये अर्थ का है, ये अर्थ है, अब अर्थ से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी, रेडियस इंक्रीज होगी, तो जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर मैं अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ जाऊंगा मतलब डाउनवर्ड, तो भी जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब जरा देखो मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूं, ओके, और ये जब सेंटर में पहुंच जाएगी ना जी, तो वहां पर एग्जैक्टली सेंटर में जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये है वेरिएशन ऑफ जी इन प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कंसेप्ट था वो टोटल क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसकी आप वैल्यू जो 9.8 में आपको मैनुअली बता रहा हूं ना, वो ऐसे नहीं है। ठीक है, सपोज दैट आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है ना, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से g की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। g की वैल्यू रखो, m मास किसका, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ में निकालोगे ना, और डिस्टेंस क्या रखोगे, किसी एक पार्टिकल जो कि 1 kg मास का है, 1 मीटर पे रखा है, तो उसकी डिस्टेंस रख दो, तो वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो अर्थ और 2 ऑब्जेक्ट के बीच में निकाल करके। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ध्यान रखिएगा, आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू प्लेस करो यहां पर, रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल जी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो 1 बाय 1 कंसेप्ट हम लोग करते चल रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है फ्लोटेशन, ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा किया हुआ है और आप लोग उसको देख करके आई होप कि आपको मजा भी आ रहा है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उससे। चलिए, इसके बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी का कैप्सूल क्लास रखेंगे और इसके बाद देन साउंड, फिर चलेगी मेंटी क्विज मेनिया, जिसमें हम लोग आपको मल्टीपल टाइप के असर्शन रीजन, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले। ओके,
अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास मोशन के लिए क्या था, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे थे तो था v इज इक्वल टू यू प्लस at, है ना। दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या था हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो ये मोशन कैसा हो रहा था, कुछ इस तरह से। अब हम लोग मोशन कर रहे हैं हाइट में, किसमें कर रहे हैं, हाइट में, तो डिस्टेंस किसमें कवर हो जाएगा, h से कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन तो अभी पढ़ के आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, v इज इक्वल टू u प्लस gt, बन गया, बहुत बढ़िया बात है। आगे जरा देखो, v दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ut, तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा। तीसरा जरा देखो, केवल वैल्यू करनी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया बात। अब अगर आपसे मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड पूछ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जरा देखिए क्या करना है। अगर आपसे पूछ रहा है मैक्स हाइट, क्या पूछ रहा है, मैक्स हाइट, कोई पत्थर है, स्टोन है ए बी, और यहां से मैं किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो जो यहां पर मैक्स हाइट होगी ना, मैक्स हाइट, तो वहां पर जो v होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से जो मैंने वेलोसिटी से फेंका वो क्या था, u था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हाइट से गिर रहा है, ठीक है, मान लो अब मैं ऊपर से फेंक रहा हूं, ये एक हाइट है, यहां से मैं कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं, तो यहां पर u होगा, ये क्या होगा, u होगा। अगर कुछ मैंने वेलोसिटी से फेंका है तो u होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा v होगा, क्या होगा, v होगा। मैं 0 नहीं बोल रहा हूं, ये u लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है मान लो, तो यहां पर v होगा, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, चलो बहुत बढ़िया बात। तो मैक्स हाइट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h निकालना है अपने को, चलो लगाओ। नीचे से ऊपर फेंका गया तो g की वैल्यू कैसी होगी, माइनस होगी, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ठीक है, माइनस कहां से आया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि v की वैल्यू मैक्स हाइट पे क्या हो जाती है, 0, क्योंकि अगर v 0 नहीं होगा तो फिर नीचे गिरेगा ही नहीं, ऊपर ही चलता चला जाएगा ना। तो यहां पर हमने क्या किया, v 0 किया तो यह हो गया माइनस का u स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 2g इज इक्वल टू h, माइनस माइनस कैंसिल, तो मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया वो हो गया u स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हैं उसका स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू में g की वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये 1 मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काम आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, 1 मार्क क्वेश्चन, क्या करोगे, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक और आइटम है, जरा देखो, सेम चीज, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्या चाहिए, अब v चाहिए, तो u क्या होगी, 0 होगी, होगी नहीं, 0 होगी, बिल्कुल होगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, अब u की वैल्यू यहां पर 0, अगर रेस्ट से गिर रहा है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 2gh, दैट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डूइंग फ्री फॉल, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने इसको भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो क्या है, मास एंड वेट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ये आप लोग बेसिकली क्लास 8 में शायद आपको पढ़ाया गया होगा। सो सबसे पहले मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरा जो बॉडी का वेट है वो कितना है, 80 kg है, तो बताओ मून में मेरा वेट कितना होगा। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि जो मून में जो ग्रेविटी है ना, इन द कंपैरिजन ऑफ अर्थ 1/6 है, कितना है, 1/6 है, ध्यान रहेगा, बहुत अच्छी बात। चलो सबसे पहले बात करते हैं मास, किस बात करेंगे, और एंड की तरफ ले लेंगे इस चैप्टर को। मास, व्हाट इज मास, मास इज अ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, इन विच द ऑब्जेक्ट कंटेन या मेड अप ऑफ, ठीक है। मास एक उसकी एक्चुअल क्वांटिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे मिलकर वो बना है, ओके, क्लियर है। मास की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, क्या होती है, किलोग्राम होती है,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मेजर किस में करते हैं, इसको करते हैं बीम बैलेंस में। तराजू देखा कि नहीं देखा, अब तो आजकल आर्टिफिशियल आने लगे हैं, लेकिन इसको मेजर करने का जो तरीका था जो पुराने जमाने से चला आ रहा है वो आज भी वही है, दैट इज बीम बैलेंस। ठीक है, बीम बैलेंस से इसको मेजर करते हैं। वेयर एज अगर मैं वेट की बात करूं, किसकी बात करूं, वेट की बात, रुक जाओ बाद में करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, थोड़ा और सुन लो। देखो वेट क्या होता है, वेट में मास क्या होता है, इंक्लूड होता है, मतलब W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में G। ठीक है, वेट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसमें जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसको इंक्लूड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, उसका वेट बन जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स है। F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में A होता है ना, और A को देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं G से। सो दैट W मतलब जो वेट है वो एक टाइप का क्या है, फोर्स है, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब पूछ क्या लिया जाता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो पहली चीज तो ये कि मास क्या है, जितनी उसमें क्वांटिटी कंटेन है जिससे वो मिलके बना है ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी उसमें इंक्लूड कर दी जाए तो वो क्या हो गई, वेट हो गई। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरा जो मास है 20 kg है तो गलत है, या मैं अभी मतलब मेजर करता हूं तो मैंने देखा कि मेरा जो मास है वो 80 kg है, नहीं वो मेरा एक्चुअली वेट है, क्योंकि क्यों, ग्रेविटी भी तो लग रही है, खींच रही है ना ग्रेविटी। ओके तो वेट समझ में आ गया आपको, मास समझ में आ गया। वेट की एसआई यूनिट न्यूटन, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मास कैन नेवर बी जीरो, मास को कभी जीरो नहीं किया जा सकता है। वेयर एज वेट कैन बी जीरो, वेट को जीरो कर सकते हैं, मतलब मास चेंज नहीं होता कभी और वेट चेंज होता है। कैसे, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ले गया, ठीक है, तो मास तो जीरो नहीं होगा अभी हमने देखा, लेकिन जी सेंटर में क्या हो जाती है, अर्थ के सेंटर में जीरो हो जाती है। तो जैसे ही जी जीरो होगी वो इस मास को क्या कर डालेगी, जीरो कर डालेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो W अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस समझ में आ गए कि नहीं आ गए। ओके, वेट को मेजर किस में किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस में। किसमें मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, शॉर्ट्स पड़े हुए हैं हमारे चैनल में, सबसे पहला शॉर्ट यही आया था स्प्रिंग बैलेंस का। ओके, तो वेट मेजर करने का क्या था, इंस्ट्रूमेंट होता है। चलो भाई, आई होप कि आपको ये जो क्विक रिकैप क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपके सारे के सारे टॉपिक क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है फ्लोटेशन, ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा हुआ है। ओके बच्चा लोग, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।